हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जियांग चैंग ना इवनिंग को जब घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने घर की इस तरीके की कंडीशन को देख करके। जियांग चैंग ने अपने पूरे घर को जा कर के अच्छी तरह से चेक किया कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई। जब उसने देखा कि नहीं, घर में जितना भी एक्सपेंसिव सामान था, मनी थी, ज्वेलरी थी, सब कुछ ना सही सलामत है, तो कुछ भी चोरी नहीं हुई है। तो जियांग चैंग को ये तो बिलीव हो गया कि वो लोग चोरी करने तो नहीं आए थे। पर घर पे आया कौन था, वो बहुत ज़्यादा हैरान था और उसे अपने घर पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका पूरा घर खाली था। उसकी मॉम और सीजे, विंग तीनों लोग ही घर पे नहीं थे। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कॉल करे। उसने पहला कॉल अपने डैड को किया, जो कि उसके डैड ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि वो अभी इस समय इस कंट्री में भी नहीं है, वो फ़ॉरेन में है। तो जियांग चैंग ने ना उन्हें परेशान करना फिर ठीक नहीं समझा कि नहीं, मुझे डैड को नहीं बताना चाहिए वरना डैड ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तो उसने ना अपनी फियोंसे ना वेंचिंग को कॉल किया। तब जब वेंचिंग ने देखा, अपने घर पे थी वेंचिंग, अभी इस समय आई थी ड्यूटी से ही। जब उसने देखा कि उसे ना जियांग चैंग का कॉल आ रहा है तो वेंचिंग ने उसका फ़ोन रिसीव किया। बोलती, हेलो जियांग चैंग, क्या हुआ? तो जियांग चैंग कहता है, वेंचिंग मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसने ना फिर जियांग चैंग ने अपने जॉब बारे में सब कुछ बताया, जो कोई घर आकर के उसने जैसे कि देखा उसके घर की पूरा सामान बिखरा हुआ था और उसके घर में उसकी मदर और सिस्टर भी नहीं है और जो विंग जहाँ रहा करता था वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वेंचिंग की सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान, वो भी हैरान हो गई और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पुलिस ऑफिसर के घर में कोई ऐसे एंटर कैसे कर सकता है? और तुम्हारे फादर तो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हारी मॉम कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, उन्हें कौन नहीं जानता। इस चाइना का बिजनेस उन्होंने ही पूरा संभाल के रखा हुआ है। इसके बावजूद भी ऐसे कैसे कोई एंटर कर सकता है? और तुम्हारे गार्ड वो कहाँ चले गए? तो जियांग चैंग कहता है, जब मैं अंदर आया था तो यहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ मैंने देखी हैं। वहाँ पर 2 गार्ड को भी शायद उन लोगों ने मार दिया है, उन्हें बुलेट लगी हुई है। मैं तो जो वेंचिंग है वो सुन करके थोड़ा हैरान हो गई। कहती है, कहीं कोई तुम्हारा पुराना दुश्मन तो नहीं? तो जियांग चैंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता, हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉम यदि जान सकती हैं, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी सारे राइवल होते हैं, बिजनेस राइवल होते हैं, लेकिन इस तरीके की हालत कोई कैसे कर सकता है? किसी की जान कोई कैसे ले सकता है? तो वेंचिंग कहती है, तुम परेशान मत हो जियांग चैंग, तुम पहले जा कर के पुलिस में रिपोर्ट कराओ क्योंकि तुम्हें ना 2 लोगों की तुम्हारे घर में मौत हो गई है। तो जियांग चैंग हाँ में सर हिलाता है, कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इतना कहने के बाद ना जियांग चैंग ने फ़ोन कट किया और इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है पुलिस स्टेशन के लिए। यहाँ पर जो लैंड वांगजी है वो अपने उस रूम में बैठ करके, और जो उसके किंग की तरह एक चेयर थी जिसमें किंग जैसे बैठते हैं, वो बहुत ऊंची सी बड़ी सी चेयर थी, उसमें वो बैठा हुआ था और वहाँ से बैठ करके वो सब कुछ देख रहा था। और वो एक ना स्माइल करता है और बोलता है, जियांग चैंग देखना, 2 दिन बाद ना तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि तुम हर एक शर्त मानने के लिए तैयार रहोगे। इतना बोलते ही उसने फिर चेंज करके देखा। वहाँ पर वो देखता है एक डार्क रूम था और उस डार्क रूम में उसे 2 लोग चेयर पे बंधे हुए नज़र आते हैं। वहाँ 2 लोग चेयर पे बंधे हुए बैठे हुए थे और उन दोनों लोगों की ही आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, काली काली पट्टी बंधी हुई थी और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शायद रो रहे थे और परेशान थे। वांगजी ना उन्हें देखता है और एक स्मक करता है और इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें से एक नंबर डायल किया। उसने ना वेंचाओ को कॉल किया था। जब हम देखते हैं कि जब वेंचाओ के पास फ़ोन पहुंचता है तो वेंचाओ इस समय अपनी नाइट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था किसी लड़की के साथ। वो बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेहनत का वर्क कर रहा था।
तभी ना बीच में ना फ़ोन की रिंग बजने लगती है, जिससे कि वैंचाओ और वो लड़की दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैंचाओ तो पहले इग्नोर करता है, वो मोबाइल की रिंग पूरी तरह से बज करके बंद हो जाती है। जब वैंचाओ फिर से ना उस गर्ल को किस करने जाता है, तभी ना वो रिंग फिर से ना रिंग करने लगती है। उसका फ़ोन ना फिर से रिंग करने लगता है और फिर से उसमें दोबारा कॉल आती है। तब वैंचाओ इरिटेट होने के बाद देखता है कि फ़ोन किसका है। तो वो जैसे ही उसने देखा कि वो फ़ोन किसका है, उसमें ना बॉस लिखा हुआ था, लिख के आ रहा था, तो वैंचाओ घबरा गया। वो उस लड़की से तुरंत झटके से दूर हुआ। तो अभी ना वो उसके अंदर था, तो उसे बहुत पेन हुआ और बोलती है, आह बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। तो वैंचाओ कहता, अपना मुँह बंद रखो और कुछ समय तक ना तुम्हारे मुँह से सांस भी नहीं आनी चाहिए, सांस की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वैंचाओ ने खुद को शांत करते हुए अपना फ़ोन रिसीव किया और वो हड़बड़ी में बोलता है, हेलो हेलो बॉस हेलो। तो जो वो यहाँ से ना वांगजी में डीप वॉइस में बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे, मेरा फ़ोन तुमने क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हें दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ, तुम जानते हो ना कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो वैंचाओ कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए कि लेकिन आपने इतनी रात में मुझे फ़ोन क्यों किया, मैं सो रहा था। तो वांगजी कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे होगे और तुम सो रहे थे कि नहीं। मैंने तुमसे कुछ काम कहा था, तुम अपने उस काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वैंचाओ कहता है, आपने जो कहा था मैंने वो कर तो दिया। मैं ना उस घर में उन 2 लेडीज़ों के अलावा और कोई नहीं था। मैं ना उन दोनों लड़कियों को साथ में लेकर के आ गया हूँ। एक उसकी मदर थी और वो उसकी शायद डॉटर होगी, और कोई भी नहीं था। और जो गार्ड्स थे वहाँ पर, हमने उन्हें भी ना ख़त्म कर दिया है। तो वांगजी कहता है कि वो जो जियांग चैंग है ना, वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम अपना वक्त ठीक से नहीं कर रहे हो वैंचाओ। मुझे लगता है कि अब ना तुम जीते जीते थक गए हो, अब तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, है ना। तो जो वैंचाओ है वो एकदम से डर गया और वांगजी की इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुन करके वो बहुत ही घबरा गया और बोलता है, नहीं नहीं बॉस, मुझे ना माफ़ कर दीजिए, मैं अभी जा कर के देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। तो वांगजी कहता है, हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन, मुझे ना अब एक भी गलती नहीं चाहिए, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान ले लेगी, समझे। इतना बोल करके वांगजी ने फ़ोन कट कर दिया। वह चाओ तुरंत अपने फटाफट क्लोथ पहनता है और वो लड़की बोलती, अरे चाओ क्या कर रहे हो, तुम ये सारे क्लोथ क्यों पहन रहे हो, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। तो वह चाओ कहता है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब तुम निकलो यहाँ से, तुम अपने रूम पे जा कर के सो सकती हो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। इतना बोल करके वैंचाओ अपने क्लोथ पहन करके तुरंत उस रूम से बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया रात में ही, और वो रात में बुलाने के बाद ना उनसे बोल जाए कि जाओ जा कर के पता करो कि वो जियांग चैंग कहाँ है और क्या कर रहा है। तो जो उसके मैन थे, जो इंसान जो उसके गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे, वैंचाओ के ही आदमी थे, वो लोग ना तुरंत वहाँ से यस बॉस कह के चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जियांग चैंग है वो अपनी बाइक से वो पुलिस स्टेशन की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ जा रहा था, और उसने ना एक फ़ोन ना जिन जिशुआन को भी कर दिया था कि तुम भी मेरे साथ चलो, और उसने पूरे घर के बारे में सारे हालत बता दिए थे। तो जो जिन जिशुआन है उसने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो समझ गया था कि ज़रूर ये कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है और मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। तो जो वो है जिन जिशुआन है, उसने बोला कि नहीं जियांग चैंग, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं ना अभी सिटी से बाहर हूँ, तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो जो जियांग चैंग है वो बोलता है, क्या तुम सिटी से बाहर हो, लेकिन अभी कल तक तो तुम यहीं थे। तो जो जिन जिशुआन है वो कहता है कि हाँ मैं कल तक यहीं था, मैं अभी ही आ गया हूँ, मैं अभी सिटी से बाहर हूँ, मैं अभी तुम्हारे साथ ना पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, मैं कल ही ना बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मैं अर्ली मॉर्निंग की यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जियांग चैंग कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इतना कट बोल के ही ना जियांग चैंग ने कॉल कट कर दिया। अभी ना रात के 3:30 बज रहे थे और 3:30 बजे जियांग चैंग की बाइक ना रोड पे हाईवे पे दौड़ रही थी बहुत तेज़ी के साथ, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसके घर पे अभी कोई भी नहीं था, और वो उसकी ना मदर थी, ना सिस्टर थी, ना विंग था, कोई भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी ना जियांग चैंग के सामने कुछ कार आकर के रुक जाती हैं। वो 3 कार थी और उन तीनों कारों में पूरी तरह से गार्ड्स भरे पड़े थे, आदमी भरे हुए थे, और उन लोगों ने पूरे ब्लैक
ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने फेस को भी ना कवर करके रखा हुआ था। अपने फेस पे एक मंकी का मास्क लगा करके सभी लोगों ने रखा हुआ था। तो जियांग चैंग उन सबको देख करके थोड़ा डर गया, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे और वो अकेला था। जियांग चैंग भले ही एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा काबिल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो तो अकेला है ना, और वो इतने सारे आदमी। तो जियांग चैंग ना थोड़ी डर गया और वो अपनी बाइक उसने थोड़ा बैक की और खड़े होकर के अपनी गन निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तुम लोग इस तरह मेरे बाइक के सामने अपनी कार को कैसे खड़ा कर सकते हो? तभी ना उनमें से 4 आदमी सामने बढ़ते हैं और वो हंसने लगे और कहते हैं, हाँ हाँ, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, चलो तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है। तो जियांग चैंग कहता है, बॉस? कौन बॉस? तो वो कहते हैं, तुम चलो हमारे साथ। तो वो लोग ना जो जियांग चैंग को खींचते हुए अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। तभी जियांग चैंग ना उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जो उसमें से कुछ आदमी थे, वो लोग जो कार में अभी तक अंदर बैठे हुए थे, वो भी तुरंत निकलते हैं और वो लोग भी ना जियांग चैंग के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। जियांग चैंग अकेला था और उसके पास में सिर्फ एक ही पिस्टल थी, जो कि पुलिस वालों को मिलती है, वही पिस्टल थी। लेकिन उनके साथ में बहुत सारी गन थी उनके हाथों में और वो बहुत सारे लोग थे। तो जियांग चैंग अपनी जो उसकी गन है उसके हाथ से छूट जाती है, क्योंकि उसके हाथ में एक बुलेट आकर के बहुत तेज़ी से लगती है। और जियांग चैंग कहता है, कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लेकर के जाना चाहते हो, और कौन है तुम्हारे बॉस? तुम लोग कौन हो? तो वो लोग कुछ नहीं सुनते और जियांग चैंग को उठा करके अपनी गाड़ी में सीधे डाल देते हैं। और उसको डालने के बाद ना एक रस्सी से उसके दोनों हाथों को बांधते हैं, उसके दोनों पैरों को बांधते हैं और उसकी आँखों में भी ना पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि वो कुछ देख नहीं पाए। इसके बाद वो लोग जियांग चैंग को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग जी है अपनी स्क्रीन में ये सब कुछ भी वो देख रहा था, हर एक चीज़, कि किस तरह उन लोगों ने जियांग चैंग को उठा करके अपनी गाड़ी में डाला और वो वहाँ से उसे लेकर के चले गए। फिर वांग जी ना शांत होता है। अब इसके बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो, जो कुछ उसने कहा था वो सब कुछ ना, सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके बाद वांग जी ने उस स्क्रीन को बंद किया। अब उसने टाइम देखा तो अब घड़ी में 3:45 बज रहे थे। अब उससे ना वो भी बहुत ज़्यादा डैड फील कर रहा था और उसे भी अब नींद आ रही थी। तो वो उठ करके जाता है अपने कमरे में, जहाँ पर उसने जा कर के देखा कि विंग ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से पीसफुली पिलो को हक करते हुए वो सोया हुआ था। और वो ना पूरे बेड को उसने कवर करके रखा हुआ था, क्योंकि उसने बीचों बीच वो बेड पे सो रहा था और उसके जो पैर है उसे दूर फैला कर रखे हुए थे और उसने पिलो को बहुत टाइट हक किया था। और विंग इसी तरह से सो रहा था और ब्लैंकेट भी उसने ना लेग से मार के ब्लैंकेट ना उसने नीचे गिरा दिया था। तो हाफ ब्लैंकेट बेड के नीचे था और विंग इसी तरह से सो रहा था। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी ने बेड पे उस एंजेलिक ब्यूटी को देखा और देख करके उसके फेस पे स्माइल आ गई। जो अभी तक इतना ज़्यादा वो कोल्ड रूट बन के वहाँ बैठा हुआ था, अब अपनी विंग को देख करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके फेस में बड़ी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल थी। वो विंग के पास गया और वो अब उसने ना विंग को थोड़ा सा साइड पे किया, अपने लिए जगह बनाई और उसने जो उस पिलो को हक करके विंग ने रखा हुआ था, उस पिलो को भी वो उसके विंग से हाथ से छुड़ाता है, जो विंग ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। फिर उसने विंग के चीक पे एक किस किया और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, बेबी मुझे भी तो सोने दो, क्या तुम अपने हबी को जगह नहीं दोगे सोने के लिए? तो विंग ने किया और वो टर्न हो गया। जैसे ही वो टर्न हुआ तो वांग जी ने उस पिलो को हटाया और वहाँ पर उसने विंग को अपनी बाहों में पूरी तरह से ग्रैब किया और विंग के चेस्ट पे अपना उसने सर रखा और वो विंग को जिस तरह विंग ने उस पिलो को हक करके रखा हुआ था, इसी तरह से ना वांग जी ने विंग को हक कर लिया। तो विंग को पहले तो अनकंफर्टेबल लगता है, वो छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जब वो उसे ना वांग जी की अल्फ़ा फ्रेगनेंस फील होती है, उसकी वो सैंडलवुड की फ्रेगनेंस उसे फील होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा कामिंग और बहुत अच्छी लगती है। तो विंग भी ना वांग जी को हक करने देता है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से ना लूज छोड़ देता है और वो नींद में ही वो भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। और वांग जी ने अपने एक लेग को विंग के ऊपर रखा हुआ था और अपने एक हाथ को विंग के हेड के नीचे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने कवर किया हुआ था विंग को और उसके चेस्ट पे अपना सर रखा हुआ था, जो कि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और विंग की ओमेगा फ्रेगनेंस को फील करता हुआ वो वहीं पर सो जाता है। वांग जी ना अभी इतना लेट सोया था, तो वो बहुत ही जल्दी उसे लेटते ही नींद आ जाती है, वो तुरंत वहाँ सो जाता है। और यहाँ विंग और वांग जी बहुत ही पीसफुली सो रहे थे।
जब जब सुबह अब ना मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग हो चुकी थी। करीब सुबह के 8 बज रहे थे और अभी विंग और वांगजी अभी भी सोए हुए थे। वांगजी ने उसी तरह से विंग को टाइटली हग करके रखा हुआ था, और जिससे ना विंग जब करवट लेने की कोशिश करता है, टर्न लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके फेस पे सनलाइट पड़ रही थी, थोड़ा सा रोशनी लग रही थी उसे, तो वो अपनी आँखों को रब करते हुए थोड़ा सा टर्न होता है, तो वो टर्न नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसे टाइट हक किया हुआ था। तो विंग ने अपनी कोशिश करके उसे छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वांगजी का जो इतनी हैवी बॉडी उसके ऊपर थी, विंग के ऊपर थी, तो विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। तो बोलता छोड़ो मुझे, मुझे किसने पकड़ के रखा है, प्लीज़ छोड़ो। तो विंग ना नींद में बोलता है। तो जब वांगजी ने विंग की आवाज़ सुनी, तो उसने थोड़ी सी नींद में ही हल्की सी आइज़ खोली और विंग की तरफ देखा कि विंग किस तरह परेशान हो रहा है। तो उसने खुद को ना थोड़ा सा लूज़ कर दिया, विंग के ऊपर जो उसने ग्रैब करके रखा हुआ था उसे, तो हल्का सा लूज़ कर दिया। तो विंग ना फिर टर्न होते हुए उसने अपनी आँखों को खोला और देखा कि वो भी कौन है और वो किसकी बाहों में है। जब सामने देखा ना कि उसे ना वही फेस नज़र आता है जिससे वो कल से इतना ज़्यादा नाराज़ है, इतना ज़्यादा गुस्सा है। तुरंत उसकी नींद ना एक पल में ही चली जाती है और वो बड़ी बड़ी आंखें खोल करके अपने सामने उस पर्सन को देखता है जिसने ज़बरदस्ती फोर्सफुली विंग से शादी की है। वो आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए उसे थोड़ा देर तक बस वो देखते ही रहता है और वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या सिचुएशन है। जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि वो बेड पे है और अभी इस समय वो लंजा की बाहों में है और लंजा ने उसे ग्रैब करके रखा हुआ है। और उसे फिर याद आया कि कल तो उसकी शादी थी, तो क्या इसने फर्स्ट नाइट भी कल मेरे साथ मना ली। वो तुरंत वांगजी को ना दूर करता है और उसकी जो बाहें अभी उसके ऊपर थी उसके ऊपर से हटाया। उसने लेग को बहुत ज़ोर से, वांगजी के लेग को ना बहुत तेज़ी से दूर फेंका और बोलता है, लंजा तुमने ये क्या किया, तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो। तो वांगजी ना इतनी तेज़ आवाज़ सुन करके विंग की, वो थोड़ा सा और वो सीधा एकदम से अब लेट गया और विंग की तरफ वो देखने लगा अपनी आंखों को खोल के और बोलता है, विंग तुम क्यों इतना शोर कर रहे हो सुबह सुबह से। तो विंग कहता है, लंजा तुमने ये क्या किया, तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुमने सब कुछ कर लिया मेरे साथ। इतना बोलते हुए ना विंग अपने आप को देखता है, तो विंग ने अभी भी वही शर्ट पहन के रखी हुई थी कल की और वो पैंट भी उसने पहना हुआ था। तो वो थोड़ी राहत की सांस लेता है कि इसका मतलब उसने वही कपड़े पहने हैं, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो वांगजी ने इस तरह से देखता है तो स्माइल करता है और उसने विंग के हाथ से अपनी तरफ उसे फिर खींचा और उसे अपने ऊपर लिटाते हुए बोलता है, विंग को ना अपने ऊपर ही लिटा लिया था। विंग पूरा ना वांगजी के चेस्ट पे गिर गया। तो विंग कहता है, क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, ओह तो तुम्हें लगता है ना, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, है ना। कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और मैंने तुम्हारे साथ वो सेलिब्रेट नहीं की। मैं क्या करता बेबी, तुम सो गए थे ना, पर मैं तुम्हारी इतनी स्वीट सी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम यदि इतना ज़्यादा सैड हो कि मैंने तुम्हारे साथ हमारी फ़र्स्ट नाइट को नहीं मनाया, तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट नाइट नहीं पर फर्स्ट डे तो मना ही सकते हैं ना। मैं तुम्हारे साथ कभी भी रेडी हूँ, कभी भी, तुम बस मुझे बोलो तो क्या क्या हम मना सकते हैं अपना फर्स्ट डे। तो विंग ने वांगजी को देखा और वो अपने छुड़ाते हुए वो उठ करके बैठ गया और बोलता है कि तुम ना अपना मुँह बंद रखो, तुमने मेरे साथ फोर्सफुली शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूँगा। देखना तुम्हारा ये सपना ना सपना ही रह जाएगा कि तुम मेरे साथ ना कुछ भी करना चाहते हो, या फिर तुम्हारी जो फर्स्ट नाइट है हमेशा के लिए फर्स्ट नाइट ही रह जाएगी, वो भी सपने में। कभी नहीं मनाने दूंगा मैं तुम्हें, अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगा। तो वांगजी ना थोड़ा सा उठा और कहता है, क्या सच में तुम मुझे टच नहीं करने दोगे। तो विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल के ना विंग वहाँ से जाने लगा। तो वांगजी ने अचानक से विंग को उस बेड पे लिटा दिया और उसे बेड पे ही पिन करते हुए वो वांगजी ना विंग के ऊपर आ गया एक झटके से। और विंग जैसे देख करके थोड़ा सा शॉक हो गया और वो उसकी ना हार्ट बीट बढ़ गई थी डर की वजह से कि ये क्या हुआ। अब वांगजी क्या कर रहा है। तो बोलता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि वही जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुमने मना किया, तुमने कहा ना कि तुम मुझे टच नहीं करने दोगे। तो विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने दूंगा, तुम मेरी बिना परमिशन के तुम मुझे टच नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए ना विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तब वांगजी ने विंग की दोनों रिस्ट को पकड़ा और विंग को बेड पे ही उसने पुल किया, उसने
पिन कर दिया तेज़ी से और वो उसके ऊपर आते हुए विंग के नेक को उसने लिक करना स्टार्ट किया और बोलता है कि तुम मुझे कहाँ कहाँ टच नहीं करने दोगे, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ अभी कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझे। इतना बोलते हुए ना वो विंग के ईयर में अपने जब बोल रहा था तो वांग जी की ब्रीथ ना उसके ईयर पे लग रही थी, उसकी वो वार्म्थ ब्रीथ। तो विंग के जो पूरे गूज़बम्प ना खड़े हो गए और वांग जी जो उसके नेक पे उसे लिक कर रहा था, उसे उसे किस कर रहा था विंग को, और विंग का जो ओमेगा, जहाँ ओमेगा को मार्क किया जाता है उस जगह पे भी वो बहुत ज़्यादा लिक और सक कर रहा था विंग को, जिससे कि विंग की पूरी बॉडी में उसे टिकलिंग फील हो रही थी और उसके स्टमक में जैसे बटरफ्लाई सी उड़ रही हो। उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी का इस तरीके का टच। तो विंग ना उसे ना मना नहीं करता, पर फिर भी उसे वो ना वांग जी नया है, वो जानता नहीं है, तो वो गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, लंजा देखो देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुमने मुझे रीज़न भी ठीक नहीं दिया कि तुमने सडनली मैरिज क्यों कर ली। तब वांग जी न गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, विंग क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इससे बड़ा रीज़न और नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे समझने की कोशिश करो ना। इतना बोलते हुए विंग को एक बहुत ज़्यादा शार्प पेन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो तुम भी क्या कर रहे हो, उसकी आंखों से ना आंसू आ रहे थे। और वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था, अपना ओमेगा मार्क किया था और वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटली मार्क किया था उसे, विंग को, वांग जी ने विंग को। और विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि ये सब ना इंटीमेसी के बीच में किया जाता है, जो कि वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं किया था उसके साथ, और डायरेक्टली विंग को उसके नेक पे बाइट किया था, बहुत ज़्यादा अल्फ़ा बाइट किया था अपने अल्फ़ा टीथ से, जिससे कि विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी आंखों से आंसू ना बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। जब वांग जी उससे दूर हुआ और जब से उसने देखा कि विंग के नेक पे उससे ब्लड आ रहा है, तो वांग जी ने उसके ब्लड को लिक किया और वो बहुत ज़्यादा शक कर रहा था, जिससे कि अभी उसके पेन जो विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अब उसे ना कुछ थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत ही शांति से फील हो रही थी। तब विंग अपना थोड़ा रोते हुए और बोलता है कि लंजा ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुमने मुझे इस तरह माफ़ कर दिया, तुमने मेरी बिना परमिशन के मुझे माफ़ कर दिया। तो वांग जी ने उसे शक करते हुए अपना फेस ऊपर उठाया और विंग को देखा। फिर अभी तक वो विंग के ऊपर ही था, फिर वो थोड़ा सा विंग के साइड पे होता है और वहाँ वो साइड पे लेटते हुए विंग को उसने उठा करके अपने चेस्ट के ऊपर लेटाते हुए बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे ओमेगा हो और मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा राइट्स है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, पर तुम मेरे ओमेगा हो तो तुम्हें मैं मार्क तो कर ही सकता हूँ ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारी इस सेंट को, तुम्हारी इस ओमेगा स्मेल फ्रेगनेंस को कोई और फील करे। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। वांग जी की आंखों में कुछ और ही नज़र आ रहा था। ये वांग जी का अल्फ़ा बात कर रहा था, जो कि विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो विंग उसकी आंखों में देखता है और वांग जी ने जब देखा कि विंग की आंखें ना पूरी तरह से टीयर से भरी हुई हैं और उसके जो टीयर है उसके चीक तक आ रहे हैं, तो वांग जी ने अपने हाथों से उसके टीयर को वाइप किया, पोंछा और उसे हक करते हुए बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, थोड़े कुछ ही देर में तुम्हारा जो पेन है ना, ये जो तुम्हारा पेन है ना, ये ठीक हो जाएगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते। विंग ना बस वांग जी को हक करके बस रोए जा रहा था और वो बोल रहा था कि तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। इतना बोलते हुए ना अपने हाथों से छोटे छोटे पंच ना वांग जी के चेस्ट पे बीट कर रहा था, उसे मार रहा था। और वांग जी ना विंग को इसी तरह से हक करके कुछ देर तक वहाँ लेटा रहता है। तभी ना उसे ना कुछ शरारत सूझती है और वो विंग को उसने हटाया और वो उठ करके बैठ गया। तो विंग कहता है कि क्या हुआ, अभी ना उसे अच्छा लग रहा था, विंग को रो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के चेस्ट पे इस तरह से हक करके। तो वांग जी कहता है, विंग हमें शावर लेना है,
चलो हम दोनों साथ मिल कर के आज सावन लेते हैं। मैं कितने लंबे समय से अकेले ही बात लेता हूँ, आज आज तो मेरे साथ मेरा ओमेगा है, मेरी वाइफ है। चलो तुम क्या अपने हबी के साथ सावन नहीं लोगे? इतना बोलते हुए ना वांग जी अचानक से खड़ा हो गया और विंग को भी वो एक झटके से खड़ा कर लेता है, जो विंग में बेड के ऊपर ही खड़ा हो गया। तो वांग जी ना विंग को उसे डायरेक्टली उठा लिया। तब वांग जी ने लेग से वेस्ट से ही विंग को उठाया और बोलता है चलो मैं तुम्हें तब हम दोनों साथ मिलकर के शावर लेते हैं। और विंग के दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पे थे और वांग जी के दोनों हाथ विंग के बट के नीचे थे जहाँ से उसने उसे उठाया था। तो विंग कहता है छोड़ो, पहली बात तो तुम मुझे छोड़ो। उसका फेस ना पूरी तरह से रेड हो गया था विंग का और कहता है तुम मुझे छोड़ो ना। तो वांग जी ना उसे फिर छोड़ देता है बेड के नीचे और कहता है क्या हुआ, तुम क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो वाइफी? तुम बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो, सच में तुम मुझे बहुत बीट करते हो और मुझसे तो हमेशा कभी प्यार से बात ही नहीं करते। आज हमारी वेडिंग का फर्स्ट डे है और हमें ना इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और तो विंग कहता है तो क्या हम साथ सावन लेकर के सेलिब्रेट करेंगे? तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, चलो ना हम दोनों साथ मिलकर के शावर लेते हैं। तुम्हें पता है मैं बचपन से अकेले ही शावर लेता हूँ। तो विंग कहता है इसमें नया क्या है, सब लोग अकेले ही शावर लेते हैं, क्या पूरी बारात को साथ लेकर के कोई बात लेता है, शावर लेता है? कैसे सिमलेस हो तुम? तो वांग जी ना विंग के पास आया और कहता है पूरी बारात को तो नहीं, पर मैं अपने वाइफी को ले करके साथ में शावर लेना चाहता हूँ, चलो हम दोनों साथ मिल करके शावर लेते हैं। इतना बोलते हुए विंग को उसने अपनी बाहों में उठाया, उसने प्रिंसेस स्टाइल उसे कैरी किया और वो सीधे वो बाथरूम के अंदर उसे ले करके चला गया। और यहाँ विंग ना बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर हिला रहा था और कहता नहीं मुझे नहीं लेना तुम्हारे साथ शावर, बिल्कुल भी नहीं लेना, छोड़ो मुझे नहीं लेना, वो इतना बोल रहा था। तो वांग जी ना उसे लेकर के आता है और उसे बाथ टब पे सीधे विंग को उसने फेंक दिया और विंग वो बाथ टब पूरे कोल्ड वाटर से भरा हुआ था, जिससे कि विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। कहता है उसने गुस्से से लंजा की तरफ देखा और कहता है लंजा ये तुमने क्या किया, तुमने इतने ठंडे पानी मुझे क्यों फेंक दिया? तो वांग जी तब विंग देखता है कि उस पानी में बहुत ज़्यादा रोज के पेडल पड़े हुए थे और वो पूरा ना पानी इस तरह बहुत ज़्यादा ठंडा था। विंग ना कांपते हुए ही वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लंजा ये सब क्या है, तो मुझे यहाँ इस तरह क्यों लेकर के आए हो? तो वांग जी कहता है तो क्या तुम्हें शावर नहीं लेना, चलो शावर ले लो और अब ये ना रोना धोना बंद करो। मैं क्या करता, तुम ना कितना ज़्यादा रो रहे थे मैंने जब तुम्हें मार्क किया। तो विंग कहता है कि तुमने मुझे मार्क ऐसे किया ही था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वांग जी ना बाथरूम से बाहर जाते हुए बोलता है कि चलो कम ऑन अब तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो, तुम्हारे कपड़े भी इसी कबर्ड में यहाँ पर सारे लगे हुए हैं, तुम बाहर आकर के रेडी हो जाना। मैं ना दूसरे रूम में जाकर के रेडी होता हूँ और तुम्हारे लिए ना मैं खाना भी प्रिपेयर करता हूँ। आज मैं ना अपने इन हाथों से तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करूँगा। तो विंग ना मुंह बनाता है और कहता है तुम बाहर निकलो यहाँ से। तो वांग जी ना डोर को बंद करते हुए वो बाहर चला जाता है। कुछ समय में विंग अच्छे से फ्रेश होता है, ब्रश करता है, फ्रेश होने के बाद शावर लेता है और फिर वो शावर ले करके बाथरूम से बाहर निकलता है। तो वो जैसा कि वांग जी ने उसे बताया था कि इस कबर्ड पे उसके कपड़े रखे हैं, तो विंग जाकर के उस कबर्ड को ओपन किया तो उसने देखा कि पूरा वार्डरोब ना पूरे क्लोथ से ही वो भरा हुआ था और वो वार्डरोब बहुत बड़ा वार्डरोब था, पूरा जैसे कि पूरा का पूरा एक बड़ी सी वॉल में पूरे कपड़े वहाँ पे सेट कर दिए हों इस तरीके से। तो विंग वो देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि इतने सारे कपड़े, इतना सारा, वो कैसे, मतलब पूरा एक रूम जैसा ही था वो वार्डरोब, इतना सारे कपड़े थे वहाँ पर। और वहाँ पे ओमेगास के लिए मतलब विंग के साइज़ के क्लोथ अलग थे जो कि अलग से समझ में आ रहे थे और वांग जी के कपड़े अलग थे। तो विंग ने उन्हीं में से एक सेट निकाल के पहनता है, रेडी होता है। तभी ना उसे एक बहुत ज़्यादा तेज जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो, कुछ फटने की जैसे आवाज़ आती है, जैसे विंग सुन करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये आवाज़ कैसी थी। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय।